लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। इस समय हम मौजूद हैं सरजमी के उस भूखंड पर जो देश के पश्चिमी छोर पर मौजूद है। ये वो सरजमी है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। खेड़ा और बारदौली सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों से टकरा जाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये संघर्ष स्थली भी है। वही सरदार पटेल जिन्होंने दुनिया के मानचित्र पर एक भारत, संगठित भारत की आकृति तैयार की। पेश है लौह से दृढ़ता रखने वाले उस महामानव की महासंरचना, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत एक ऐसा देश, एक ऐसी परंपरा, संस्कृतियों और संस्कारों की संगम स्थली, भांति भांति की विविधता, फिर भी एक विराट पुरुष की भांति खुद में सबको संजोते हुए अखंड भारत की पहचान रखता है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जब हम झांक कर देखते हैं तो सब कुछ वैसा नहीं था जिसकी हमने कामना की थी। साल 1947 में हम गुलामी की जंजीरों से आजाद तो हुए, लेकिन वैसे नहीं जैसा हम चाहते थे। हमें आजादी मिली जैसा अंग्रेजी हुकूमत चाहती। रथी प्रयत्नों से एक नए भारत, एक संगठित भारत को दुनिया के मानचित्र पर जगह दिलाई। ये कमाल कर दिखाने वाले कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो आगे चलकर अपने मजबूत इरादों के चलते लौह पुरुष कहलाए। साधारण किसान परिवार से आने वाले धरती के इस लाल ने किसानों के हक के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली। उन्होंने खेड़ा और बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का न सिर्फ नेतृत्व किया, बल्कि अंग्रेज सरकार को किसानों की मांगे मानने के लिए विवश भी कर दिया। फलस्वरूप किसानों को लगान में भारी छूट दी गई। इस आंदोलन की सफलता के बाद देश के इस लाल को सरदार की उपाधि मिली। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल के अतुलनीय योगदान को यह देश चिरअंतत याद रखेगा। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ओतप्रोत सरदार पटेल की विचारधारा ने इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो एक छोटे से कुएं में मेढक रहता है, उसका दिमाग बढ़ता नहीं, उसकी शक्ति भी बढ़ती नहीं। लेकिन महासागर में जो मगरमच्छ रहते हैं, वो जो खेल कर सकते हैं, वो कुएं के मेढक नहीं कर सकते। तो हमारा दिल हिंदुस्तान से भरना चाहिए और हिंदुस्तान के लिए हमारी वफादारी। महात्मा गांधी के स्वराज आंदोलन से उन्होंने देश में स्वराज का सपना पिरोया। अपनी दूरदर्शी सोच और कठिनाइयों से टकरा जाने के जज्बे की वजह से उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा गया। देश के 565 रियासतों में बटे इस भूखंड को एक सूत्र में पिरो देने वाले इस विराट पुरुषार्थ और अखंड भारत का सपना साकार कर दिखाने वाले इस महामानव के अतुलनीय योगदान को ये देश कोटि कोटि नमन करता है। दुनिया के मानचित्र पर भारत देश के विशाल भूखंड को तराशने वाला ये संत राष्ट्र देशवासियों के लिए लौह से दृढ़ता और मजबूत इरादों की विराट ऊंचाइयों जैसी प्रेरणा देता है। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि
जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। तो आज दुनिया का ढंग क्या है, उसी माफक हिंदुस्तान को चलना है, तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। इस महामानव, देश के सरदार, भारत के बिस्मार्क की गौरवशाली स्मृतियों और अतुलनीय योगदान को ये देश भी अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। पेश है दुनिया के सबसे विराट, सबसे ऊंची, अनुपम, अतुल्य और अद्भुत रचना, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से पहचानी जाने वाली इस महाकाय प्रतिमा ने देश का गौरव और एक अनूठी पहचान गढ़ी है। ये लौह रचना देश के उस लौह पुरुष की प्रतिमूर्ति है जो इस देश के गौरवगान की सदृश्य आकृति भी है। इसका निर्माण गुजरात के सुंदर मनोहारी सतपुड़ा की पहाड़ियों के आंचल में सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर दूर भवतारिणी नर्मदा की गोद में स्थित साधु बेट नाम के टापू पर हुआ है। सात किलोमीटर की दूरी से दिखाई देने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है, जो न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी, रियो डी जेनेरियो के क्राइस्ट रिडीमा से 5 गुनी, सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना बड़ी और 60 मंजिला इमारत के बराबर है। तांबे और लौह धातु से निर्मित इस विशालकाय प्रतिमा पर पीतल का आवरण लगाया गया है। इसके निर्माण में करीब 3000 करोड़ की लागत आई है और इसे बनाने में 5 साल का वक्त लगा है। सबसे कम समय में बनकर तैयार हुई ये दुनिया की एकमात्र महाकाय प्रतिमा है। इसे इस ढंग से तैयार किया गया है कि इस पर 6.5 तीव्रता के भूकंप और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी असर नहीं होगा। यहां तक पहुंचने के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज बनाई गई है, जहां से होते हुए दर्शक इस महाकाय प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े बांधों में से एक सरदार सरोवर बांध के ठीक सामने खड़ी ये प्रतिमा सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय और संकल्प को परिभाषित करती है। स्टैच्यू में लगी लिफ्ट की मदद से पर्यटक सरदार के हृदय तक जा सकते हैं। यहां 400 फुट की ऊंचाई पर बनी गैलरी से विहंगम नजारों का आनंद ले सकते हैं। यहां से आपको पावन नर्मदा के तट पर फैली फूलों वाली घाटी का अनुपम नजारा मिलेगा। यहां से सरदार सरोवर बांध को भी देखा जा सकता है। इसमें बने 9850 स्क्वायर मीटर के पोडियम से आप विजिटर्स एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस पोडियम की क्षमता 15। किसानों के मन में लौह पुरुष सरदार पटेल के लिए खास जगह थी। इसी वजह से इस महाकाय प्रतिमा के निर्माण में किसानों के खेती के काम में आए पुराने लोहे के औजारों को गलाकर इस्तेमाल में लाया गया है। इसमें प्रयोग में लाए गए लोहे को देश भर के किसानों से इकट्ठा किया गया था। इस तरह से जमा किया गया सैकड़ों टन लोहा इस विशाल प्रतिमा में कहीं न कहीं लगाया गया है और इस तरह तैयार हुआ उस विराट महामानव की महाकाय, अतुलनीय, अद्वितीय महारचना, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रधानमंत्री मोदी जो साल 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस विराट प्रतिमा के निर्माण का विजन पेश किया था। लेकिन शायद आपको जानकर थोड़ी हैरत होगी कि उनको ये विचार साल 1992 में आया था और ये वो दौर था
जब प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हुआ करते थे। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, 46 मीटर ऊंची मूर्ति, ढीला ढाला सा लिबास, हाथों में एक मशाल और दूसरे हाथ में एक पट्टिका जिस पर लिखी है अमेरिका की आजादी की तारीख, यानी 4 जुलाई 1776। यही है वो साल जब अमेरिका को आजादी मिली थी और यही है न्यूयॉर्क के तट पर पूरे शान से खड़ी अमेरिका की आजादी की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। करीब 125 साल से यह प्रतिमा अमेरिका की आजादी की मिसाल बनकर इसी जगह पर कायम है। अमेरिका को अपनी इस प्रतिमा पर नाज है। साल 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को इसे अपनी मित्रता के प्रतीक के तौर पर भेंट किया था। 42 मंजिला इमारत जितनी ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, अमेरिका की पहचान भी है। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि गुजरात में बनकर तैयार हुई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ताल्लुक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, बात जरा चौंकाने वाली ही है, लेकिन हमने जो कहा वो भी 100% सच है। करीब 5 साल में बनकर तैयार हुई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में बनकर तैयार हो गई है। साल 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि इसकी वैचारिक आधारशिला साल 1991 में ही रख दी गई थी, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल गुजरात की नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार हुई इस महाविराट प्रतिमा का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में उस वक्त आया था जब वो राजनीति में उतना जाना पहचाना चेहरा नहीं थे। साल 1991 का वो दौर जब नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अपने एक दोस्त के घर गए थे, तो उस समय स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखकर वो कुछ ऐसा प्रभावित हुए कि उसी वक्त उन्होंने हिंदुस्तान में भी इसी तर्ज पर तैयार एक प्रतिमा के होने की कल्पना कर डाली। वो वक्त भी आया और साल 2009 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष, किसानों के मसीहा और 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर देश की आकृति तैयार करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की विराट प्रतिमा के निर्माण का विजन पेश किया। और आखिरकार वो वक्त आया जब साल 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा की नींव रखी। 3000 मजदूरों, 300 से ज्यादा इंजीनियर्स की देखरेख में यह विशालतम, अद्भुत और अतुलनीय प्रतिमा बनकर तैयार है। अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी बड़ी यह विराट प्रतिमा विश्व को अपनी तरह की अकल्पनीय रचना के होने का एहसास कराएगी, क्योंकि ये महज एक प्रतिमा नहीं, उस विराट शख्सियत का विराट प्रतिरूप है जिसके अमूल्य योगदान को भारत कोटि-कोटि नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिस प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है, ये दुनिया की विशालतम प्रतिमा है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि न्यूयॉर्क सिटी के बाहर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो इसके आगे बेहद बौनी साबित होगी। आज सुबह जब हम लोग सरदार पटेल की विराट प्रतिमा के पास पहुंचे, तो दिल के अंदर जो है बहुत जोश था, तरंग था, उमंग था, बड़े ही गौरव की अनुभूति हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो सिक्के के कई पहलू होते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू क्या है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बताया नहीं तो हमारी ये यात्रा जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अधूरी हो जाएगी। ये छोटा सा आप कुटिया जैसी आप मान लीजिए, इसको एक छोटी सी कुटिया कह लीजिए, रिहायश कह लीजिए, दुकान कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी जिंदगियाँ इन दिनों पल रही हैं जो शायद अब आने वाले वक्त में अपने जीवन यापन के लिए भी शायद एक चुनौती उनके सामने पेश आएगी। एक ऐसी ही छोटी सी जगह पर, छोटी सी दुकान पर, जहाँ पर ढोकला बना करता है अब तक, आगे बने ना बने हम कह नहीं सकते, मुकेश भाई ताड़वी हैं यहाँ पर, जो इस दुकान को अब तक चलाया करते थे। जो डैम है यहाँ पर, सरदार सरोवर डैम, जब आप उस प्रतिमा की तरफ से डैम की तरफ बढ़ेंगे
तो यहाँ पर छोटी छोटी कुटिया यहाँ पर बनी हुई है, छोटे छोटे स्टॉल्स कह लीजिए, दुकानें कह लीजिए, वो बनी हुई है। तो मुकेश भाई ताड़वी उन्हीं में से एक हैं। तो इनके दिल की बातें क्या है, क्या वो बोलना चाहते हैं, एक बार हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुकेश भाई, आप ये बताएं कि जैसे ये प्रतिमा यहाँ पर बनी, तो हम तो यही सोच रहे थे कि प्रतिमा के बनने के बाद जो आसपास आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चलाया करते हैं, तो शायद उनका भी उत्थान हो जाए, शायद उनके भी दिन बदल जाएं। लेकिन आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या बोलना चाहेंगे? सर, हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी जो लोकल आदमी है, हम लोग, हमको भी कुछ लाभ मिले, कोई धंधा पानी में हमको भी कुछ इनकम होए। अब हम लोग का इधर कुछ नहीं रहा, जो ज़मीन है, जो घर है, वो भी सब हट रहा है इधर से। दुकान पानी के लिए, धंधा पानी के लिए, पेट के लिए कुछ तो हमको करना पड़ेगा सर। तो यहाँ से आपको कौन हटा रहा है, किसने बोला आपको हटने के लिए? अभी सब देखो, स्टेचू के सामने जो जितना घर आ रहा है, जो भी हो रहा है, सब हटने के लिए बोले हैं। अच्छा, तो ठीक है, वो तो अगर हटा रहे हैं तो सरकार का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है कि अगर किसी को आप विस्थापित करते हैं तो उनको बसाने का भी काम किया जाता है। तो क्या आपको अब तक रहने के लिए या फिर अपनी दुकान को दोबारा से स्थापित करने के लिए कोई जगह नहीं मिली आपको? नहीं सर, अभी ये तो दुकान, हम तो प्राइवेट धंधा कर रहे हैं इधर। अच्छा, अभी इधर कोई भी सरकारी प्रोग्राम हो, नरेंद्र मोदी हो या रूपाणी हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर हटाने के बाद फिर हमको बोलते हैं फिर बांधो, फिर बांधते हैं हम। हमको कलेक्टर साहब का ऊपर से और ऐसा परमिशन हम लेके आए हैं कि फिर तुम खोल के फिर बांध सकते हो। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपका गांव था, वो गांव कहाँ पर है और उस गांव का क्या होने वाला है? साहब, हमारा गांव बारफड़िया है। अच्छा, नवा गांव बारफड़िया है। तो बारफड़िया में अभी क्या है कि सर, स्टेचू बनने के बाद तो अभी कोई कह नहीं सकते कि सब इधर कब तक रह सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि स्टैचू जब बनने का शुरुआत हुआ तो गांव को खाली कराया गया, तो गांव जब खाली कराया तो फिर क्या हुआ मकान का? आपके दोबारा मकान दिया रहने के लिए? नहीं सर, अभी तो हमारा मकान अभी है ही इधर ही है। रोड के पास जो घर आ रहे हैं उसको हटा रहे हैं, और हमारा घर रोड के साइड ऊपर है। तो स्टेचू के सामने हमारा गार्डन आएगा, तो उसके लिए हटाएंगे भी हमको। अच्छा, तो ये तो दुकानें जो हैं आपकी, अब जैसे आप बता रहे हैं कि दुकानों को शायद हटाया जाएगा आगे, तो रोजगार का क्या कुछ रहेगा आपके, उसके बारे में बताएं। सब दुकान हटाएंगे तो सब हमारे पास कोई रोजी रोटी नहीं है, हमारे पास कोई धंधा पानी नहीं है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं दुकान हटाने के बाद? चलिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं दुनिया में। सरकार ने कुछ किया है तो कुछ लोगों को शायद झेलना भी पड़ रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इन्हीं हिल्स में, जो हरी भरी हिल्स हमने आपको दिखाई अभी, उन्हीं हिल्स में जो इनके गांव हुआ करते थे, इन बंजारे लोगों के जो गांव हुआ करते थे, जब इस प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ तो उन गांवों को खाली कराया गया। अब इनको पता नहीं है कि इनको दोबारा से कहीं स्थापित किया जाएगा, इनको दोबारा रोजगार दिया जाएगा या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सरदार पटेल की विराट प्रतिमा बन गई, दिल को बड़ा गौरव हुआ, बहुत खुशी हुई। ये लगा कि विदेशों से आने वाले लोग यहाँ पर आएंगे जब, तो यहाँ के जो रहने वाले जनजातीय लोग हैं, जनजातीय समाज के जो लोग हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए इस तरह की जो छोटी छोटी दुकानें, जब आप सरदार सरोवर बांध की तरफ आते हैं तो इस तरह की बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या इसके बाद? ये सिक्के का दूसरा पहलू है, आपको समझाना और बताना ज़रूरी है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। मंगल बा है हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी खुशी हुई। हमको तो बहुत खुशी हुई है, खुशी हुई है। पहले तो दुकान बनाया था, हम लोग को माहिती भी नहीं मिली। वो 2 कलाक का अंदर में बाहर पड़ गया, बड़े बड़े लोग ने दुकान ले लिया। हम लोग छोटे लोग तो दुकान करते रह गए, पर हमको माहिती नहीं मिली। अभी हम लोग को जोर हटाएगा तो हम लोग दुकान कहाँ से करेंगे? तो किसने बोला आपको कि ये दुकान खाली करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा? किसने बोला आपको? तो बोले नहीं, पर अभी ऐसा लग रहा तो बोलेंगे। हाँ, तो बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जब ये बड़ी बड़ी दुकान बन गई, बड़े बड़े लोग का दुकान चलेगा तो हम लोग को क्या करेंगे? कौन सा गांव है आपका और अभी आप कहाँ रहते हैं, क्या गांव है? बारफड़िया में रहते हैं। अच्छा, तो गांव है अभी आपका? हाँ, गाँव तो है। अच्छा, खाली करने के लिए बोल रहे हैं? अभी वो मूर्ति बन जाएगी तो जगह की जरूरत पड़ेगी तो खाली भी करना पड़ेगा। सरकार बोलेगा तो मानना भी पड़ेगा ना। पर सरकार तो हमारे लिए भी तो सोचना मांगता है ना। हमारा गांव खाली करेगा तो हम लोग क्या रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? चलिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सिक्के का दूसरा पहलू था। इनका ये बोलना है, हिंदी ठीक से समझती नहीं है,
ठीक से हिंदी बोल नहीं पाती हैं, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। इन्होंने ये बोला कि इनका जो गांव है, बंजारा समुदाय से है ये, इनका गांव उस प्रतिमा के आसपास कहीं पड़ता है जिसे भविष्य में इनको लगता है ऐसा कि उसे खाली कराया जा सकता है। गांव को अगर खाली कराया तो ये कहाँ पर जाएंगी, विस्थापित किया गया इनको, तो दोबारा से पुनर्वास कहाँ पर होगा। और जो जीवन यापन के लिए इस तरह की छोटी छोटी दुकानें चलाया करती थीं, और इनको भरोसा था कि जब पर्यटन यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर इनके सर्वाइवल के लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन मन में एक डर है, एक शंका है। सरकार के लोग आए हैं कई बार, लेकिन ये एश्योरिटी किसी ने नहीं दी है कि इस तरह के लोगों को दोबारा से स्थापित कैसे करें, इनके रोज़गार को श्योर कैसे करें। तो इस तरह का मन, इस तरह का डर जो है इनके मनों के अंदर, उसे दूर करने की बेहद आवश्यकता है। सरदार पटेल की विराट प्रतिमा बन चुकी है और यहाँ पर पर्यटन के लिए जिस दृष्टिकोण से इसका निर्माण कराया गया, उसके लिहाज से ये चीज़ें साकार होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यूथ है असल में ये, इनसे हम बात करते हैं कि इनके मन के अंदर किस तरह की भावनाएं हैं और क्या समझ के आए यहाँ पर, कैसा लगा उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय राठौड़ है, मैं राजकोट से हूँ और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं बड़ौदा सिर्फ अपनी छुट्टी है दशहरा की, इसलिए यहाँ पे घूमने आया हूँ। और मेरा मतलब यहाँ पे आने का पर्पज़ यही था कि मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो अभी बन रहा है, अभी ओपनिंग होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी ओपनिंग करने वाले हैं, तो सोच रहा था कैसा है, कैसा मतलब ये बहुत बढ़िया है, तो एक बार यहाँ पे आया हूँ तो एक बार देख लेते हैं। तो कैसा लगा देख के आपको? बट ये बहुत फैंटास्टिक काम किया है। मतलब वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आइडेंटिटी है, आयरन मैन, वो उससे वहाँ वो कंस्ट्रक्ट किया है। और वो जो वो बोल रहे हैं कि टॉलेस्ट मोन्यूमेंट किया है, तो वो फैंटास्टिक है, बिकॉज इट इज़ अट्रैक्शन ऑफ इंडिया नाउ। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिर्फ गुजरात और इंडिया तक सीमित रखा था, वो अभी क्या है कि वी कैन आइडेंटिफाई सरदार वल्लभ भाई एज अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ वाई। तो इनको ये लगता है कि प्रतिभा बहुत विराट बना दी, तो उसके बाद से लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ा है, लाजमी सी बात है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो दिलों में और वास करने वाले हैं लोगों के। तो आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़िल शाह है, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं बड़ौदा से हूँ। अच्छा, ये जो हैं फैशन डिज़ाइनर हैं, यूथ हैं, बड़ौदा से हैं, इनके लिए सवाल थोड़ा सा अलग सा रहेगा। ये जो इलाका है, क्योंकि हम तो बाहर से आए, हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पर, हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो मेन सिटी से यहाँ तक पहुँचने में हमको 2.5 घंटे का वक्त लगा। रास्ते में हम ये सोच रहे थे कि भाई ये रास्ता बहुत थकाने वाला है, अब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर थकना पड़ेगा हमको। आप क्योंकि यहाँ के लोकल हैं, बड़ौदा की हैं आप, तो आप यहाँ पहले भी आती रही हैं या फिर स्टैचू बन गया इसलिए आप यहाँ पर आए? स्टैचू बन गया इसलिए यहाँ पे आई हूँ। मैं पहले यहाँ पे नहीं आई हूँ। पर पहले क्यों नहीं आए? मैं अभी यहाँ पे बड़ौदा में 4 साल से ही हूँ। इससे पहले मैं राजकोट थी, अभी यहाँ पे हूँ। तो ये सरदार का जो स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला गया है। तो हम लोगों को वो देखना है कि एज अ यूथ यूनिटी हमको हमारे देश को आगे लेके जाना है। और गवर्नमेंट जो भी कर रही है तो वो यूथ के लिए कर रही है। हम हमारे देश को कैसे आगे लेके जाएंगे, हमको कैसे यूनिटी बना के चलना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका एक ही उसका उदाहरण है कि अच्छा, इनका जो जवाब है बड़ा ही डिप्लोमेटिक अंदाज में है, बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया इन्होंने, और लगता है ये आगे चल के पॉलिटिशियन बनने वाली हैं। ये मैं श्योर कर सकता हूँ। थैंक यू। तो एक इनकी और मित्र हैं, वो पीछे भाग गई हैं, हमारे जो कैमरा पर्सन ललित हैं उनके साथ में भाग गई हैं। तो इनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, इनसे हम बात करेंगे। और आप भी आ जाइए, आपसे थोड़ा सा बात करते हैं, आइए। तो आप भी बड़ौदा से हैं? यस, बड़ौदा से। अच्छा, तो मैं आपसे सीधा और सपाट सवाल पूछता हूँ कि हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमें 2.5 घंटे का वक्त लगा। हम ये सोच रहे थे कि भाई हम जा क्यों रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हम कल ऑलरेडी इसको देख चुके थे। आप मुझे ये बताइए कि आप पहले भी आती रही हैं या फिर ये जब बन गया तो आपके मन में इच्छा उठी कि मैं जाऊँ? हाँ, मतलब पहले भी हम लोग यहाँ आते थे जब ये डैम ओवरफ्लो होता है तो उसका व्यू बहुत अच्छा होता है, तो वो देखने के लिए भी हम आते हैं। पर अभी ये यूनिटी बन गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वो देखने की एक और उत्साह है, एक और मज़ा है अलग। और ये जो रास्ता और वो बोल रहे हैं इट इज़ डेवलपिंग, ठीक है। तो अब 6 मंथ्स के बाद आओगे तो पूरा स्मूथ रोड हो जाएगा। और इट इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, एक अट्रैक्शन होगा जिससे गवर्नमेंट के लिए भी एक इनकम रहेगी, डेवलपमेंट होगा, वो सब रहेगा। गुजरात में ये मुझे आप ये बताइए, कुछ टाइम पहले जब ये प्रतिमा नहीं बनी थी,
उस टाइम में और आज के टाइम में क्या डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि आप बड़ौदा वासी हैं, आप सही से बताएंगे। डेवलपमेंट, मेन थिंग इज़ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो गुजरात का नाम रोशन हो रहा है सब जगह पे, वो सारी चीज़ इससे डेवलप होगी। जैसे गुजरात में और कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं है कि टूरिज़्म हम अट्रैक्ट कर सके। तो नाउ द थिंग इज़ कि मोदी वो सब कर रहा है, सारे छोटे छोटे गाँव को भी डेवलप कर रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं। सो सबके लिए कुछ ना कुछ नया नया वो कर रहे हैं। तो मोदी जी आप खुश हो जाइए, क्योंकि यूथ जो है गुजरात का वो आपके डेवलपमेंट से खुश है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, जो यूथ हम इनको नहीं कह सकते हैं, ये मैरिड हैं, क्योंकि इनको हम फॉर्मर यूथ कह सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर पहले भी आते रहे? यस, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए? कहाँ से रहते हैं? आई एम फ्रॉम बड़ौदा राइट नाउ। अच्छा यस। अच्छा, ये भी बड़ौदा वासी हैं, तो इनसे भी वही सवाल है, क्योंकि मैं जानना ये चाहता हूँ कि आम बड़ौदा वासी क्या सोचता है जब वो पहले घूमने आया करते थे और अभी जब ये स्टैचू मॉन्यूमेंट जब बन चुका है, तो दोनों वक्तों में क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं या फिर क्या कुछ वो डिफर करते हैं? क्या दिखते हैं वो जब पहले आप आया करते थे यहाँ पर? पहले और अब जब आते हैं सब जो थे वो पहले ऐसे ही पुराने से ऐसे से। अभी जब आया तो मैं सोचा कि 100 की स्पीड पे दिल्ली आओ। यस, सो आई एम थिंकिंग देयर इज अ वेरी गुड वर्क फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दिस इज अ वेरी नाइस टूरिस्ट प्लेस नाउ फॉरएवर। यस, चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो जो हम बातें आपसे पहले कर रहे थे कि ये जो इलाका है, इस मॉन्यूमेंट के तैयार होने के बाद पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही जो है प्रसिद्ध हो सकता है। हालांकि जो बड़ौदा की जो मेन सिटी है, वो वहाँ से यहाँ तक आने में आपको 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन जब आप पहुँचेंगे तो दिल में वाकई उमंग और तरंग और जहन के अंदर एक जोश आप पाएंगे अपने अंदर। और क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है ये, तो ऐसे में इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है। वहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, गुजरात के लिए नहीं, हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व करने की बात है। बहुत कुछ बताएंगे अभी आपको, बने रहिए हमारे साथ। अभी हम जिस गांव की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ौदा का करनाड़ी गांव कहलाता है। यहाँ पर कुबेर का प्राचीन मंदिर है। और एक और बात के लिए फेमस है इन दिनों कि यहाँ पर देश के वित्त मंत्री जो हैं अरुण जेटली साहब, अरुण जेटली के बेटे का जो ससुराल है यहाँ पर इसी विलेज में पड़ता है। और कुछ लोग जो आलोचक हैं जो राजनीति के, वो इस बात को जोड़ करके देखते हैं कि अरुण जेटली साहब ने इस गांव को खास तौर से इसी वजह से गोद लिया क्योंकि यहाँ पर उनके बेटे की अपनी ससुराल है। हालांकि दूसरा पहलू इसका ये भी है कि यहाँ पर जो है कुबेर का प्राचीन मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि कुबेर के इर्द गिर्द रहने वाला व्यक्ति हमेशा धन धान्य और संपन्नता से घिरा रहता है। चलिए, खैर जो भी मान्यता है, एक जानकारी थी आप तक पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि जानकारी रोकनी नहीं चाहिए। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो महाकाय महाविराट प्रतिमा का जो निर्माण हुआ है उसके कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराया। उसमें क्या कुछ खासियतें हैं उसके बारे में आपको रूबरू कराया। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में जब हम लौट रहे थे तो एक करनाली गांव यहाँ पर पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि आपको वहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुबेर का बेहद प्राचीन मंदिर है, इसके दर्शन आपको करने चाहिए। लेकिन अपनी इस यात्रा से जब हम इस मंदिर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में कौंध जाती हैं, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं शिशिर जी और धर्मेंद्र जी, इस पर थोड़ी सी हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं कि वो किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं और जो कुबेर का प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थापित है, बीच रास्ते में ही है, जो कि उसे किस तरीके से इस प्रतिमा को कनेक्ट कर पाते हैं। शिशिर जी, आप जब यहाँ पर आए, आपके दिमाग में क्या कुछ बातें चल रही थी? प्रतिमा, जाहिर सी बात है कि जब हम प्रतिमा को देखने के लिए जा रहे थे और फिर अब जबकि हम देख के लौट चुके हैं, तो किस तरह आप उसका आकलन करते हैं, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? हम लोगों में आपस में भी बातचीत, हम लोग सब लोग मिलकर अपना कर रहे थे। स्टैचू यहाँ पे जो बना है गुजरात में और इसका वर्ल्ड वाइड एक फेम होने वाला है, उसको हम इस तरीके से कनेक्ट अपना कर सकते हैं। कुबेर भगवान को हम लोग धन धान्य का भगवान मानते हैं। इस ज़िले के आसपास मेरा मानना है कुबेर और स्टैचू पटेल साहब की जो अपना बनी है, उससे एक सर्वांगीण विकास की संभावनाएं मैं खुद देखता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ चहुमुखी विकास में हमारे अपना भगवान का काफ़ी आशीर्वाद रहेगा। चलिए, शिशिर जी को लगता है कि अध्यात्म के नज़रिए से ये बेहद अच्छा होने वाला है, होना चाहिए ऐसा।
हम जब कुछ लोगों से बात कर रहे थे जो यहाँ पर लोकल लोग हैं, जो आम ग्रामीण हैं यहाँ के, उनका ऐसा बोलना था कि इस प्रतिमा के निर्माण पर क्योंकि तकरीबन जो है 3,000 करोड़ रुपए का जो है खर्चा लगा है। अगर उन्हीं पैसों को इस क्षेत्र के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए लगाया जाता तो ज़्यादा बेहतर विकास हो पाता। आप इस बात से कितना सहमत करते हैं या फिर कितना डिफर करते हैं? देखिए राम, हम गांव से होके निकले हैं। जब बड़ौदा से हम चले थे, बहुत सारे गांव हमने देखे हैं, यहाँ की सड़कें देखी हैं और यहाँ के जो काम कर रहे लोगों को देखा है, तो किसी भी मायने में ऐसा नहीं लगता कि ये किसी तरीके से पिछड़े हुए गांव हैं। इवन मुझे लगता है कि सरदार सरोवर जो डैम है और अब जो महान विशाल प्रतिमा जो लगाई गई है, इसको देखते हुए सबका जीवन बदलने वाला है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एक उदाहरण है कि जो माई अभी जो 10 रुपये में आपका कोठा यहाँ पे बेचती है 15-20 सालों से, आने वाले समय में जब ये एक पूरा पॉकेट के रूप में विकसित हो जाएगा बनने के बाद, तो इनकी आमदनी भी दोगुनी होने वाली है। मतलब एक माई को भी पता नहीं है कि उनके इसके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। इसी तरीके से ये गांव हैं, लोग जब बाहर से लोग आएंगे तो इन गाँव को भी देखने के लिए आएंगे, इन गाँव से भी चीज़ें खरीदेंगे, इन गाँव की संस्कृति को भी वो अध्ययन करेंगे। तो कुल मिला के जो अच्छी चीज़ें बनती हैं, जो 3,000 करोड़ की बात है, पैसा इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता है। आप कहीं लगाएंगे तो विकसित होगा। आप जो चीज़ बनाई है, अब उसके बाद इस पूरे आपका जो बड़ौदा है, जिसमें टूरिस्ट अमूमन साल में जितने आते हैं उससे अगर 50 गुना टूरिस्ट आएंगे तो निश्चित तौर पे पूरे 2-3 जिलों की ये पूरी दिशा को ही बदल देगा। आपको क्या लगता है कि भगवान कुबेर की कृपा दृष्टि रहेगी जो निर्माण कार्य हुआ है यहाँ पर, तो किस तरीके से देखते हैं? वही मैंने कहा आपको, भगवान कुबेर का जो कि एकमात्र मंदिर वर्ल्ड वाइड यहाँ पे है। मुझे भी इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। जब हम लोग यहाँ पे आए तो इसकी जानकारी मिली। हम लोग खुद आए यहाँ पे इनके करने के लिए दर्शन। तो मेरा मानना है कि इस पूरे इलाके में एक चहुमुखी विकास में इनका भारी आशीर्वाद मिलने वाला है। चलिए हमारे दोनों वरिष्ठ साथी जो हैं उनको पूरा विश्वास है कि भगवान कुबेर का जो मंदिर बीच रास्ते में पड़ता है, जब आप उस विराट प्रतिमा को देखने के लिए जाते हैं तो आने वाले टूरिज्म के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो आने वाले समय में जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बिल्कुल विकसित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये जो प्रतिमा बनी है ये दुनिया की सबसे विराट, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची प्रतिमा है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो है दुनिया के अजूबों में भी जो है आगे चलकर शामिल हो सकता है। इस नज़रिए से जब हम सोचते हैं, इस नज़रिए से जब हम उसका आकलन करते हैं तो मन में एक विश्वास पैदा होता है कि गुजरात का ये क्षेत्र जो है, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से अब तक शायद अब तक पिछड़ा हुआ था, 31 अक्टूबर जब इसका औपचारिक ढंग से जब जो है अनावरण हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर पर्यटक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी यहाँ पर आना शुरू होंगे। बाहर से भी पर्यटक यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो पाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पर लोग जो है अच्छी आमदनी कर पाएंगे और हमारी भी ऐसी कामना है कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना जिस नज़रिए से सोचा गया, जैसा उन्होंने सोचा विचार किया इसके पीछे, वो ज़रूर पूरा हो। अपनी यात्रा को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन कहीं आप जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।